सोचिए, कल रात अच्छी बारिश हुई है और आज सुबह एकदम ताज़ी है। ऐसी सुबह में नेचर वॉक पर जाने से बेहतर और क्या हो सकता है ना? तो चलिए आज हम एक ऐसी ही सैर पर चलते हैं ताकि हम अपने आसपास की इस अद्भुत दुनिया को, जिसे हम बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता कहते हैं, थोड़ा और करीब से जान सकें। तो इस सफर पे हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ दो बहुत ही कमाल के लोग हैं। एक हैं डॉक्टर रघु, जो एक साइंटिस्ट हैं, और दूसरे हैं मणिराम चाचा, जिन्हें जंगल की हर बात पता है। वो पक्षियों की आवाज निकालने और पौधों को पहचानने में माहिर हैं। जैसा कि डॉक्टर रघु कहते हैं, इस वॉक का मकसद ही यही है कि हम प्रकृति में मौजूद पौधों और जानवरों की खूबसूरती और उनकी वैरायटी को दिल से महसूस करें। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी, इतनी विशाल दुनिया को हम समझना शुरू कहां से करें? जवाब असल में बहुत आसान है। हम भी उन्हीं स्टूडेंट्स की तरह बस ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, महसूस करेंगे, अपनी सारी सेंसेस का इस्तेमाल करेंगे। और यहीं पर ना हमें खोज के दो अलग अलग नजरिए मिलते हैं। एक तरफ डॉक्टर रघु का वैज्ञानिक तरीका है। वो कहते हैं अलग अलग महक पर गौर करो, हर जीव की इज्जत करो और उन्हें परेशान किए बिना देखो। वहीं दूसरी तरफ है मणिराम चाचा, जो अपने तजुर्बे से सिखाते हैं कि सिर्फ देखो मत, सुनो। हर चिड़िया की चहक का एक अलग मतलब होता है। देखा कैसे साइंस और लोकल नॉलेज मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। तो जैसे ही हम इस सैर पर निकलते हैं, सबसे पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो है पौधों की दुनिया। छोटी छोटी घास से लेकर ऊंचे ऊंचे पेड़ तक हर तरफ बस हरियाली ही हरियाली है। पर इतनी सारी वैरायटी को समझना कैसे शुरू करें? चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए हमारे सामने 3 चीजें हैं, एक टमाटर का पौधा, एक गुलाब की झाड़ी और एक आम का पेड़। पहली नजर में ही फर्क तो साफ दिख रहा है ना? लेकिन क्या इन फर्कों को समझने का कोई सिस्टमैटिक तरीका है? हाँ, इसका एक बहुत आसान तरीका है। हम उनकी कुछ खासियतों को देखकर उन्हें ग्रुप में बांट सकते हैं। जैसे टमाटर का पौधा, वो छोटा है, उसका तना हरा और बहुत नाजुक है। वहीं गुलाब की झाड़ी मीडियम साइज की है, तना भूरा और थोड़ा सख्त है और उसकी डालियां जमीन के पास से ही निकल रही हैं। और फिर आता है आम का पेड़, जो बहुत ऊंचा है, जिसका तना मोटा और लकड़ी का है और डालियां काफी ऊपर से निकलती हैं। तो इसी ऑब्जर्वेशन के आधार पर हम पहली कैटेगरी बनाते हैं, जिसे कहते हैं हर्ब्स या शाक। ये वो छोटे पौधे होते हैं जिनका तना हरा, मुलायम और कोमल होता है, बिल्कुल टमाटर के पौधे की तरह। इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी आती है वो है श्रब्स यानी झाड़ियां। ये मीडियम साइज के पौधे होते हैं जिनकी कई सख्त लकड़ी जैसी डालियां जमीन के पास से ही निकलती हैं। गुलाब की झाड़ी इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। और आखिर में आते हैं हमारे सबसे विशाल दोस्त यानी पेड़ या ट्रीज। ये लंबे पौधे होते हैं जिनका एक ही मोटा सख्त लकड़ी का तना होता है और इनकी शाखाएं जमीन से काफी ऊपर जाकर निकलती हैं, जैसे कि आम का पेड़। लेकिन पौधों को समझना सिर्फ उनके साइज तक ही सीमित नहीं है। असली राज तो और भी गहरे छुपे हैं उनकी पत्तियों और जड़ों में। बस हमें उन सुरागों को पढ़ने का तरीका सीखना है। कभी किसी पत्ती को उठाकर एकदम पास से देखा है? उस पर जो बारीक बारीक लाइनें होती हैं जो एक जाल सा बनाती हैं, बस उसी पैटर्न को हम कहते हैं वेनेशन या शिरा विन्यास। अब मजे की बात यह है कि ये वेनेशन भी 2 तरह का होता है। एक होता है रेटिकुलेट वेनेशन, जिसमें एक मेन लाइन से मकड़ी के जाले जैसा पैटर्न बनता है, जैसे गुड़हल की पत्ती में होता है। और दूसरा होता है पैरेलल वेनेशन, जिसमें सारी लाइनें एक दूसरे के समानांतर चलती हैं, जैसे केले या घास की पत्ती में। और अब आती है सबसे कमाल की बात। यकीन मानिए, पत्ती का ये जो पैटर्न है ना, वो सीधा सीधा जमीन के नीचे जड़ों के पैटर्न से जुड़ा हुआ है। जिन पौधों की पत्तियों में जाली यानी रेटिकुलेट वेनेशन होता है, उनकी जड़ें टैप रूट होती हैं, मतलब एक मेन मोटी जड़। और जिन पत्तियों में सीधी लाइनें यानी पैरेलल वेनेशन होता है, उनकी जड़ें फाइब्रस यानी रेशेदार होती हैं। है ना कमाल? अब इस पूरी पहेली को जोड़ने के लिए एक आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़ा बाकी है, और वो छिपा है बीज के अंदर। बीज में एक हिस्सा होता है जिसे कॉटिलिडन कहते हैं। ये असल में नन्हे पौधे का लंच बॉक्स होता है, जिसमें उसके लिए शुरुआती खाना होता है। किसी बीज में एक कॉटिलिडन होता है तो किसी में 2। और अब देखिए कैसे ये सारी कड़ियां एक साथ जुड़ती हैं। ये बिल्कुल प्रकृति के अपने एक सीक्रेट कोड जैसा है। जिन पौधों के बीज में 2 कॉटिलिडन होते हैं, उन्हें हम डाइकॉट कहते हैं। इनकी पत्तियों में हमेशा जालीदार वेनेशन और जड़ों में टैप रूट सिस्टम होता है। और जिन पौधों के बीज में सिर्फ एक कॉटिलिडन होता है, वो मोनोकॉट कहलाते हैं। उनकी पत्तियों में हमेशा पैरेलल वेनेशन और जड़ें हमेशा रेशेदार होती हैं।
सब कुछ कनेक्टेड है। अच्छा, तो पौधों की दुनिया में तो हमने काफ़ी कुछ देख लिया। अब यही जो ऑब्जर्वेशन और ग्रुपिंग के नियम है ना, ये जानवरों की दुनिया पर भी बिल्कुल वैसे ही लागू होते हैं। तो चलिए अब अपना ध्यान पौधों से हटाकर जानवरों की तरफ लाते हैं। ठीक, जैसे हमने पौधों को बांटा था, हम जानवरों को भी ग्रुप कर सकते हैं। बस हमें कुछ सवाल पूछने हैं। वो कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, चलते फिरते कैसे हैं। जैसे गाय जमीन पर रहती है, घास खाती है और पैरों से चलती है। वहीं कौवा पेड़ों पर रहता है, कीड़े मकोड़े खाता है और उड़ने के लिए पंखों का और चलने के लिए पैरों का इस्तेमाल करता है। यहाँ भी पैटर्न पहचानना ही सब कुछ है। और जब हम चलने फिरने की बात करते हैं, तो जानवरों की दुनिया में तो इसकी वैरायटी कमाल की है। कोई उड़ता है तो कोई दौड़ता है, कोई रेंगता है तो कोई चलता है, कोई छलांग लगाता है तो कोई तैरता है। हर एक तरीका उनके रहने की जगह और उनकी ज़रूरतों के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। तो हमने ये सब किया क्यों? पौधों को ग्रुप किया, जानवरों को ग्रुप किया, इसका आखिर मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ चीज़ों को अलग अलग डब्बों में बंद करने जैसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत गहरा मकसद है। जवाब बहुत सीधा है। ग्रुपिंग करने से हमें लिविंग वर्ल्ड के बीच जो समानताएं हैं और जो फर्क हैं, उन्हें समझना बहुत आसान हो जाता है। यह हमें कुदरत की इस बहुत बड़ी और कॉम्प्लेक्स लाइब्रेरी में एक तरह का सिस्टम बनाने में मदद करता है। और ये सारी बातें हमें घुमा फिराकर हमारे आज के मेन टॉपिक पर ले आती हैं, बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता। इसका मतलब है किसी एक जगह पर पाए जाने वाले अलग अलग तरह के पौधे और जानवर। और ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, बल्कि ये एक पूरा सिस्टम है जिसमें हर एक की अपनी एक खास भूमिका है। मधुमक्खी फूलों का रस फैलाती है, केचुआ मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। हर कोई इस इकोसिस्टम को चलाने में अपना रोल निभाता है। यही वैरायटी जीवन का संतुलन बनाए रखती है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे लिए है, अगर ये कुदरत सच में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और हर जीव जंतु उसकी एक किताब, तो हम इन कहानियों को, इन किताबों को गुम होने से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं?